हैं। दूसरी तिमाही के नंबर्स ऑपरेशनली थोड़े से बेटर हैं। कंपनी के नतीजे और आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और एमडी भाविश अग्रवाल जुड़ गए हैं। भाविश जी, गुड मॉर्निंग। भाविश जी, क्लियरली इम्प्रूवमेंट तो है आपके नंबर्स में, ऑपरेशनल नंबर्स में, लेकिन मार्केट का सवाल यही है कि एबिडा लेवल पर ब्रेक इवन कब अचीव होगा? अनुज, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और काफी अच्छा है कि आपके शो के थ्रू मैं आपके व्यूअर्स से बात कर सकता हूँ ऑन आपका जो सवाल है प्रॉफिटेबिलिटी पे एंड पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी पे। देखिए, इस क्वार्टर, पिछले क्वार्टर Q2 में जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं उसमें 2 और 3 की हाइलाइट्स हैं। सबसे पहले तो कि जो ये इंडिया का ईवी ट्रांजिशन है, ये इसके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग हैं कि ईवी मार्केट में पेनिट्रेशन बहुत बढ़ रही है। स्कूटर्स में तो 20-22% हो गया है और छोटे छोटे शहरों में अब पेनिट्रेशन जा रहा है। तो इंडिया का जो ईवी जर्नी है, दिस इज नाउ इन्फ्लेक्टिंग एंड हम सबसे बड़ी कंपनी है ईवी में, हम लीडर हैं। तो हमारा फोकस है कि हम ये इन्फ्लेक्शन को लीड करें और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ये इन्फ्लेक्शन डिलीवर करें। तो आपने देखा होगा ईयर ऑन ईयर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है और ग्रोस मार्जिन स्पेशली हर क्वार्टर इंप्रूव हो रहा है हमारा। एंड ग्रोस मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए हमारा फोकस है मेनली टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो हमारा जो जेन 3 प्लेटफॉर्म है, जिससे अगले 12 महीने में अबाउट 20% और ग्रोस मार्जिन इंप्रूव होगा, ये अगले क्वार्टर से हमारा कस्टमर्स को डिलीवर होना शुरू होगा और इससे फर्दर 20% का ग्रोस मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा। इसके साथ साथ हमारा और भी फोकस रहा है कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्लैट रहें या फिर थोड़े डाउन जाएं, ताकि वॉल्यूम के साथ साथ ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़े और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। तो अगले 2 क्वार्टर में इन Q3 और ऑल्सो Q4 आई थिंक स्ट्रीट को थोड़ा अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज देंगे हम ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। Q3 एंड Q4, चलिए ठीक है, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे और जानेंगे कि वाकई आप उस गाइडेंस पर कायम रह पाए या नहीं रह पाए। एक चीज़ जो क्लियर है कि आपका मार्केट शेयर अभी भी 30% के ऊपर है, जो काबिल तारीफ है, क्योंकि मुझे याद है एक बार राजीव बजाज ने स्टेटमेंट दी थी कि आई लाइक ओट्स फॉर ब्रेकफास्ट। वो सबको पता था कि वो किस बारे में कह रहे हैं और एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो लार्ज प्लेयर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि एक बार ईवी मार्केट स्टेबलाइज हो जाए, कैसे जा रही है, उसके बाद वो अपने बड़े मूव्स लेकर आएंगे मार्केट में। तो कंपटीशन बढ़ा है क्लियरली पिछले 1 साल में, चाहे बजाज हो, TVS हो या और भी प्लेयर्स हो। उसके बावजूद आपने 30% का मार्केट शेयर रखा है, 30% से थोड़ा ऊपर का। ये कैसे पैन आउट होगा? क्या ये, और इतनी बड़ी मार्केट में 30% बड़ा होता है, लेकिन क्या ये आगे जाके 25-26% तक आ सकता है? आप कैसे देख रहे हैं इसको? हमारा गोल है कि एज अ लीडर हमारा मार्केट शेयर 30 से 35 के आसपास हम टारगेट करें। एंड अभी तो ईवी की जो जर्नी है ये सिर्फ स्कूटर्स में शुरू हुई है। तो ईवी स्कूटर्स में हमारा मार्केट शेयर 30 से 35% है। कंपटीशन बढ़ेगा, बट हमारी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारा प्रोडक्ट है और हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, इससे हमारा ये जो मार्केट शेयर लीडरशिप है ये बना रहेगा। अराउंड 30 से 35% का हमारा गोल है। बट हमारा एक और भी पैरेलल टारगेट है कि हम ये जो ईवी जर्नी है अब मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज में लेके जाएं। स्कूटर तो था ही, अभी हमारा मोटरसाइकिल अगले क्वार्टर में आएगा, उसके बाद हमारा 3 व्हीलर आएगा। तो ये जो अगले 2-4 क्वार्टर में हम हर क्वार्टर नए नए प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, उससे एक्चुअली हमारा ओवरऑल ईवी मार्केट शेयर बढ़ेगा ही, क्योंकि अब ईवी का फोकस स्कूटर से हट के बाकी कैटेगरीज में भी हम लेके जाएंगे। भाभी जी, कोई बहुत ज़्यादा लॉन्च तो नहीं कर रहे हैं आप? 20 लॉन्च 2 साल में, मतलब उसमें एक तो कॉस्ट एंगल और दूसरा इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक वो जो एक कस्टमर रिकॉल वैल्यू होती है उस पर थोड़ा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आने का रिस्क नहीं रहेगा? अनुज, सॉरी, आपकी आवाज शायद थोड़ी पूरी क्लियर नहीं आई मुझे। मैं ये पूछ रहा हूँ जो आप लॉन्च कर रहे हैं, कहीं ये बहुत ज्यादा लॉन्च तो नहीं कर रहे हैं? 1 साल में 20 लॉन्चेस, एक तो उसका कॉस्ट पर इम्पैक्ट होगा, मार्जिन पर इम्पैक्ट होगा, दूसरा कस्टमर रिकॉल वैल्यू में इतने सारे प्रोडक्ट्स एक ही कंपनी के हो जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा इशू नहीं आएगा क्या? हाँ, नहीं, ये आपका पॉइंट सही है कि क्या ये ज्यादा नहीं, सवाल सही है पूछना कि बट इसमें हमारा जो फोकस है ना कि इंडिया की जो ये ईवी जर्नी है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर में इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनने की अपॉर्चुनिटी है 2 व्हीलर 3 व्हीलर में, ईवी में। एंड स्कूटर में शुरू हुआ और जो स्कूटर के थ्रू हमने टेक्नोलॉजी बनाई, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन बनाई और जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया है, वही सेम एकदम प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा मोटरसाइकिल में जाएगा और 3 व्हीलर में जाएगा। और इसीलिए हमारा अब स्कूटर में हमारा स्केल अच्छा है, लीडरशिप है, मार्जिन भी अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप है कि अब इसको जल्दी से जल्दी हम अलग कैटेगरीज में लेके जाएं, ताकि ओवरऑल ईवी जर्नी बढ़े। हमारे को भी फायदा है कि हमारे उसी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रेवेन्यू बना पाएंगे, हम उसी स्टोर से ज्यादा सेल कर पाएंगे मोटरसाइकिल की, एक्सेट्रा।
और उसी फैक्ट्री से वॉल्यूम ज्यादा बनेगा, तो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है हमारे फाइनेंशियल्स में वो काफी इंक्रीज होगा जैसे हम ये नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाएंगे। और क्या हो रहा है, जैसे जब स्कूटर शुरू हुआ था ईवी 3 साल पहले, तब कस्टमर के लिए ईवी बहुत नई टेक्नोलॉजी थी। बट आज जो बाइक खरीद रहा है वो कस्टमर हमारे दुकान में आके मांग रहा है कि सर आपकी बाइक कब आ रही है। तो बाइक्स में जो ईवी जर्नी है, ईवी पेनिट्रेशन है, वो उसकी स्पीड काफी ज्यादा रफ्तार वाली होने वाली है, क्योंकि अब जनरली मार्केट प्लेस में ईवी की एक्सेप्टेंस, ईवी की एजुकेशन बन चुकी है। अच्छा, अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट इशू पर जो आपका थोड़ा सा एक पेन पॉइंट रहा है, सर्विस इशू वाला। क्योंकि सितंबर में एक इशू हुआ था जब एक कस्टमर ने एक बाइक को जला भी दिया था, क्योंकि उनका जो इशू था वो रिजॉल्व नहीं हो रहा था। इस पर आपने क्या प्रोग्रेस की है अब? अनुज सॉरी, आपकी आवाज में शायद कुछ सर एक सेकंड, कैन यू हियर मी? हाँ, थोड़ा कट कट के आ रही है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि अब थोड़ा सर्विस इशू पे बात करते हैं, क्योंकि सितंबर में काफ़ी इश्यूज रेज हुए थे। एक कस्टमर ने तो कर्नाटका में अपना स्कूटर भी जला दिया था, वो परेशान होकर। तो वो क्या इश्यूज अब आर बिहाइंड यू? हाँ, अनुज, ये जो सर्विस के इश्यूज थे, कस्टमर्स में काफी सवाल थे। इसमें पिछले 2 महीने में हमारे पास थोड़ा सा बैकलॉग बना था, क्योंकि हमारी सर्विस कैपेसिटी हमने पूरी सेल्स हमारी पिछले 12 महीने में बहुत बढ़ गई थी, और सर्विस कैपेसिटी में हमने उतनी इंक्रीज नहीं किया था सेल्स के साथ साथ। अब हमने वो कर दिया है, जितना भी बैकलॉग था वो सारा सॉल्व हो गया है। और अब हमारा फोकस है कि अगले 3-4 महीने में हम अबाउट 2000 सेल्स स्टोर खोलेंगे और अबाउट 1000 और सर्विस सेंटर खोलेंगे। तो अभी हम ऑलमोस्ट 80% कस्टमर्स को सेम डे या नेक्स्ट डे सर्विस दे पा रहे हैं, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे है। एंड अगले 1 आध महीने में शायद हम ये इसको और इम्प्रूव भी कर लें, ताकि इंडस्ट्री लीडर बन जाए सर्विस में। तो कोई बैकलॉग नहीं है, सारे कस्टमर्स का इशू जो है वो सॉल्व हो गया है। एंड गोइंग फॉरवर्ड हम नेटवर्क और एक्सपैंड कर रहे हैं, ताकि और जल्दी से कस्टमर के पास रह सकें और कस्टमर की सर्विस और फास्टर और जल्दी कर सकें। अच्छा भावेश जी, ये जो मुझे चीज़ आपसे पूछनी है, देखिए आप काफ़ी एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, मुझसे 5 साल छोटे हैं उम्र में, और आपने इतना, मतलब फ्रैंकली बोल रहा हूँ मतलब मैं इस चीज़ का ब्रीफ नहीं रखता कि ओला कैसी कंपनी है या क्या है, लेकिन मुझे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सक्सेसफुल हों, इसमें मुझे खुशी होती है। मुझसे मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपको थोड़ी सी रिग्रेट है कि आपने वो जो ट्विटर पर वो जो एक आपकी और कुणाल कामरा की जो बहस हुई थी, क्या आपको उसमें पढ़ना चाहिए था एक एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? अनुज, ऑन हाइंडसाइट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा फोकस वैसे तो हमेशा काम पे है। हमेशा रहा है कि कस्टमर को सर्विस जल्दी दें, कस्टमर के लिए अच्छे प्रोडक्ट बनाएं। तो वही फोकस रहा है थ्रू आउट आवर जर्नी, एंड अभी भी वही फोकस है। तब भी वही फोकस था, बट कभी कभार में भी एक एंटरप्रेन्योर का पैशन उससे आगे निकल जाता है, तो उससे हम सीख लेते हैं पूरी 100%। एंड हम हमेशा फोकस रखेंगे कि हम कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दे पाए, और कभी कभार अगर चूक होएगी तो हम कभी भी उसको एक्सेप्ट करने में पीछे नहीं हटेंगे। तो इस मामले में चूक हुई थी, एंड हम आगे जाके इसको पूरा, हमने ऑलरेडी इसको पूरा एड्रेस कर दिया है, एंड आगे गोइंग फॉरवर्ड हम इसमें हमेशा बेस्ट इन क्लास कस्टमर सर्विस देने का एफर्ट करेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैं खुश हूं कि आपने इस बात को माना। अच्छा, ईवी की प्राइसिंग को लेकर अब आगे क्या, अब मैं आपसे ओला से उठकर सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आप एक पायनियर रहे हैं एक इंडस्ट्री में। आगे जाते हुए ईवीज की अफोर्डेबिलिटी किस तरीके से पैन आउट होने वाली है एक हमारे जैसे एक डेवलपिंग कंट्री के लिए? ईवी में अनुज, जो स्ट्रेटेजिक पैराडाइम है और टेक अवे है हमारे कंट्री के लिए और हमारे कंज्यूमर के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईवी में चलाने का खर्चा बहुत कम होता है, 1/10 होता है एक पेट्रोल गाड़ी से। और वो एक कंज्यूमर के लिए भी बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर होते हैं ये आम आदमी की सफारी है। एंड आम आदमी को सबसे ज्यादा कष्ट होता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ते रहते हैं। तो उसके लिए ये बहुत ही मीनिंगफुल कॉस्ट रिडक्शन आएगा, और हर महीने कुछ हजार रुपए आम आदमी बचा सकता है अगर वो ईवी चलाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश पेट्रोल सारा इंपोर्ट करता है, ऑयल सारा हम इंपोर्ट करते हैं। तो देश के फिस्कल एंड जस्ट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी ईवी का अडॉप्शन बहुत ही मीनिंगफुली इंपैक्टफुल रहेगा। अब ये करने के लिए पहले तो ईवी महंगे होते थे, ईवी पेट्रोल गाड़ियों से बहुत महंगे होते थे। तो अब हमारे प्रोडक्ट रेंज में हमारे पास पेट्रोल गाड़ी से भी सस्ते ईवी हैं, और अभी आप अगले महीने 2 महीने में देखिएगा कि हम और भी सस्ती ईवी मार्केट में लाएंगे। हमारा फोकस यही है कि अपफ्रंट प्राइस पे भी ईवी सस्ती हो, सस्ती से सस्ती हो, और यूजेज में तो ईवी 1/10 है ही।
तो आम आदमी जो सवारी चलाता है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, उसके लिए ईवी की जर्नी उस कैन रियली एनहांस लाइवलीहुड फॉर हिम। ओके, सिंस आपने ये बात की है एंड आप एक एंटरप्रेन्योर रहे हैं, आई एम श्योर यू मस्ट बी थिंकिंग ऑलरेडी, क्या बैटरी कॉस्ट, मैंने कहीं पढ़ा था कि आप खुद इन हाउस बैटरी प्रोडक्शन के बारे में भी सोच रहे हैं, उस पर कितनी प्रोग्रेस हुई है और आगे कब तक उस पर प्रोग्रेस होगी, उससे कितना आपकी कॉस्ट रिडक्शन होगी आगे जाकर? सबसे बड़ा जो ये कॉस्ट रिडक्शन करना है अनुज, ये बैटरी से होने वाला है, क्योंकि ईवी का हार्ट है बैटरी। जस्ट बिल्कुल। लाइक पेट्रोल इंडस्ट्री में गाड़ी का हार्ट था इंजन, तो ईवी का हार्ट है बैटरी। और वो बैटरी आज की तारीख में सारी इंपोर्ट होती हैं, कोरिया से, जापान से, चाइना से। चाइना एक वर्ल्ड लीडर है बैटरी में। ना हमारा एफर्ट था 3 साल पहले जब हमने कंपनी शुरू करी कि बैटरी घर में बनाए, इन हाउस बनाए, देश में बनाए। और वो बैटरी का हमारा जो गीगा फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट है वो अब उसके अंतिम फेज 1 के अंतिम चरणों में है। Q1 FY26 में हमारी बैटरी हमारे प्रोडक्ट में आएगी और उससे काफी कॉस्ट में भी कम गिराव होगा, और देश के जो सप्लाई चेन सिक्योरिटी है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट प्रोडक्शनाइज्ड लार्ज स्केल गीगा फैक्ट्री होगी। मार्केट को पसंद आ रहा है जो आप कह रहे हैं, आपका स्टॉक अभी इस समय डे हाई पर है, करीब करीब 7% ऊपर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप देखिए, एक यंग एंटरप्रेन्योर, आपने कंपनी स्टार्ट की, बहुत लोगों ने आपके स्टॉक में पैसा लगाया, लिस्टिंग के बाद भी लगाया पिछले 3 महीनों में, लेकिन काफ़ी मार्केट भी खराब रहा है, लेकिन आपका स्टॉक नीचे आया है। आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि आपके इन्वेस्टर्स पैसा बनाएंगे? देखिए, इवेंचुअली जो होगा वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपकी तरफ से एफर्ट रहेगा कि आपके इन्वेस्टर पैसा बनाएं। बिल्कुल अनुज, देखिए दिन दिहाड़ी का तो स्टॉक मूवमेंट चलता रहता है। मैं ट्रेडर हूं नहीं, तो उसका मेरे को उतना नॉलेज भी नहीं है। मेरा फोकस है कि हमने लोगों का रिटेल पैसा उठाया है, म्यूचुअल फंड्स ने पैसा डाला है। हमारा बहुत ही फोकस है कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फील करते हैं, और हमारा फोकस है कि हम इन्वेस्टर्स को एक अच्छी लॉन्ग टर्म ग्रोथ जर्नी दें विद अस। एंड वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ जर्नी जो मेजर थीम से डिलीवर होएगी, सबसे पहले इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडिया। जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग हैं, और हम इसमें एब्सोल्यूट लीडर हैं, सिर्फ वॉल्यूम से नहीं बट कैपेबिलिटी से भी। हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमारे पास बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, हमारे पास बेस्ट टैलेंट है इसके लिए। दूसरा जो हमारा फोकस है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, ग्रोथ भी करनी है, पेनिट्रेशन भी करना है, और एक प्रॉफिटेबल तरीके से करना है। जो बाकी लोग हमारे जो पीयर्स हैं अब ईवी में काफी खेल रहे हैं, जो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, बट उनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो इसके लिए अभी तक बना नहीं है। तो इसीलिए उनके हर क्वार्टरली रिजल्ट्स में इन्वेस्टर्स देखेंगे कि लॉसेस बढ़ रहे हैं ईवी के कारण, जबकि हमारा एक्चुअली ग्रोस मार्जिन काफी इंप्रूव हो रहा है, और हमारा एबिटा मार्जिन भी अब इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, और अगले कुछ क्वार्टर्स में इन्वेस्टर्स को अच्छी पॉजिटिव सरप्राइजेस उसमें मिलेंगे। तो हमारा फोकस रहेगा कि हम ग्रोथ विद प्रॉफिटेबिलिटी डिलीवर करें, और उसको डिलीवर करने के लिए जो स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी में इन्वेस्ट करना था वो पिछले 4 साल से हम कर रहे हैं। एंड यू सी हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये मार्जिन इंप्रूवमेंट दिख रहा है अलोंग विद मार्केट लीडरशिप। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये वो जो कुछ रिपोर्ट्स आई थी वो एग्जैजरेटेड थी क्या, कि कुछ ओला शोरूम्स ने बाउंसर्स हायर कर लिए हैं, या वो मतलब सिर्फ बहती गंगा में सब हाथ धो रहे थे, या वाकई में उसमें कुछ सच्चाई थी? आपने पता करने की कोशिश की थी क्या? देखिए ये मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो हम कुछ भी अगर करें छोटा सा, तो लोग उसको ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं जैसे कि बहुत कुछ इशू हो रहा है, कि हर स्टोर में ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कस्टमर्स बहुत खुश हैं हमारे प्रोडक्ट से। मोर देन 2/3 ऑफ सर्विस इश्यूज आर रेगुलर सर्विस चेकअप्स। हर ब्रांड के रेगुलर सर्विस चेकअप होते हैं 6 महीने में, 12 महीने में। मोर देन 2/3 ऑफ इट इज दोज। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट में इशू नहीं है, ऐसा कोई सर्विस में था, मैंने कहा एक कैपेसिटी इशू था, वो हमने उसको सॉल्व किया है। एंड गोइंग फॉरवर्ड हम तो एक्चुअली कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, हम कोई डीलरशिप के चादर के नीचे छुपते नहीं है, राइट? बाकी ब्रांड्स ये सब इश्यूज अपने डीलरशिप पर डाल देती हैं। तो आप देखिएगा जैसे जैसे हमारा एक बार ये सर्विस बैकलॉग क्लियर हुआ है, यू विल सी आवर सर्विस डिलीवरी विल बिकम बेटर देन कंपटीशन, क्योंकि हम डीलरशिप के पीछे छुपे नहीं हुए हैं, हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर से। आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है वैसे भावेश जी? जो लोग ओट्स खाते हैं उनका अभी तक ओट्स खाने से शक्ति तो दिखी नहीं है। वो कहते हैं चैंपियंस ब्रेकफास्ट इज ओट्स। कहाँ है वो चैंपियन, राइट? वो चैंपियन का इंतजार काफी टाइम से हो रहा है। वी आर कूल हेडेड, वी हैव आइस इन आवर ड्रिंक्स, एंड अब वो आइस इंडस्ट्री को सोचना है कि आइस फ्यूचर है कि ईवी फ्यूचर है।
चलिए जो भी है आप मतलब अच्छा करें और यही उम्मीद होगी कि जैसा मैंने कहा कि एक एंटरप्रेन्योर अगर अच्छा करे तो वो देश के लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच आज भाभी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। थैंक